क्वेश्चन है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक दुकानदार है और उस दुकानदार को वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20%। तो 20% का भिन्न रूप क्या होगा? 20% का भिन्न रूप होगा, हमें लिखना होगा 20 और परसेंट का चिन्ह हटाकर हम लिखेंगे बट्टे में 100। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/5 के बराबर। तो 20% किसके बराबर होता है? 20% होता है 1/5 के बराबर। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो बट्टे में 5 लिखा हुआ है ना, इसको हम मान रहे हैं विक्रय मूल्य। और आपको पता है कि प्रश्न में दिया हुआ है कि जो लाभ हो रहा है ना वो विक्रय मूल्य का 20% है। तो विक्रय मूल्य अगर हमने यहाँ पर 5 यूनिट माना है ना, तो 5 का 20% ही तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 1 यूनिट का। अब ये ध्यान दीजिए कि लाभ कब होगा, कैसी स्थिति में लाभ होता है? जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पर लाभ होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर 5 यूनिट विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य यहाँ पर विक्रय मूल्य से कम होगा। और कितना कम होगा? जितना यहाँ पर लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है 1 यूनिट का, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना मानना होगा? हमें 4 यूनिट मानना होगा। तो क्रय मूल्य 4 यूनिट, विक्रय मूल्य 5 यूनिट। अब हमें पता लगाना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर लाभ तो कितना हो रहा है? 1 यूनिट का हो रहा है, लेकिन हमें लाभ प्रतिशत में आंसर देना है। तो हम लिखेंगे लाभ, और आपको पता है कि जो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है तो उसमें हम क्रय मूल्य पर देखते हैं कि कितना लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य को हमें यहाँ पर लिखना होगा बट्टे में, और यहाँ पर हमने बट्टे में 4 लिख दिया है क्योंकि 4 यूनिट यहाँ पर क्या है? क्रय मूल्य। प्रतिशत में आंसर निकालना है तो 100 का गुणा किया जाएगा। 4 से हम यहाँ पर 100 को काटेंगे, ये कटेगा 25 बार और आंसर आ जाएगा 25%। प्रश्न में पूछा गया था कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा 25%। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम और श्याम किसी काम को 24 दिन में करते हैं और राम, श्याम और मोहन मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मोहन अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 व्यक्ति है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 व्यक्तियों में से जो 2 व्यक्ति है, कौन कौन से? राम और श्याम, अगर किसी कार्य को करते हैं ना तो कार्य 24 दिन में पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि राम और श्याम अगर कार्य को मिलकर करेंगे तो 24 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि तीसरा व्यक्ति है, वो कौन है? मोहन। तो यहाँ पर राम, श्याम और मोहन अगर मिलकर कार्य करेंगे तो फिर कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि राम, श्याम और तीसरा व्यक्ति है यहाँ पर मोहन, तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो तीनों मिलकर 8 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो क्या निकालना होगा? कुल कार्य निकालना होगा। लेकिन कुल कार्य हम किस तरीके से निकालेंगे? आपको पता है ना कि यहाँ पर दिनों की संख्या 24 है और ये 8 है। तो इन दोनों जो संख्याओं का अगर हम लैसे लेंगे, यानी कि 24 और 8 का लैसे लेंगे ना, तो कितना आएगा? 24 आएगा। और 24 यूनिट को हम यहाँ पर मान रहे हैं कि कुल कार्य कितना है? 24 यूनिट है। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? दक्षता निकालेंगे। आपको पता है ना कि दक्षता से हमें क्या पता लगता है? जैसे कि यहाँ पर अगर हम राम और श्याम की दक्षता निकालेंगे तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि राम और श्याम मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर 24 यूनिट कुल कार्य है और इसी कुल कार्य को करने में राम और श्याम मिलकर 24 दिन में पूरा करते हैं। तो 24 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं और 24 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 1 दिन में फिर ये कितना कार्य करते होंगे? आपको पता होना चाहिए कि 24 यूनिट कुल कार्य है और इनको कितना समय लग रहा है? 24 दिन का समय लग रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो आप ये समझिए कि ये दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं ना, तो 1 दिन में तो ये 1 यूनिट कार्य ही करते हैं। तो इनकी जो दक्षता है वो हो जाएगी 1 यूनिट प्रति दिन। अगर ये 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करेंगे तो फिर 24 दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 24 यूनिट कार्य कर लेंगे और इस तरह से कार्य पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आगे दिया हुआ है राम, श्याम और मोहन जो है वो 8 दिन में इसी 24 यूनिट कार्य को करते हैं। तो हम इन तीनों की दक्षता कुल मिलाकर निकाल सकते हैं। 24 यूनिट तो कुल कार्य है और इनको समय लग रहा है 8 दिन का। तो यहाँ पर इन तीनों की कुल मिलाकर दक्षता कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट प्रति
दिन, यानी कि एक दिन में ये 3 यूनिट कार्य कर सकते हैं तीनों मिलकर। अब यहाँ पर हमें तो ये पता लगाना है कि जो यहाँ पर तीसरा व्यक्ति है मोहन, अकेला अगर इस कार्य को करे तो फिर वो कितने समय में कार्य को पूरा करेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर राम और श्याम की कुल मिलाकर जो दक्षता है वो कितनी है, 1 यूनिट है। यानी कि एक दिन में तो ये 1 यूनिट कार्य ही कर रहे थे मिलकर। लेकिन अगर यहाँ पर इनके साथ मोहन मिल गया है, राम और श्याम के साथ अगर मोहन मिल जाए तो फिर ये एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मोहन की दक्षता यहाँ पर कितनी है, 2 यूनिट प्रति दिन है। यानी कि जो मोहन है ना, यहाँ पर तीसरा व्यक्ति जो है वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। तभी तो यहाँ पर ये तीनों मिलकर कितना कार्य कर पा रहे हैं, एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर पा रहे हैं। जबकि राम और श्याम तो 1 यूनिट कार्य ही कर सकते थे, लेकिन मोहन की वजह से यहाँ पर 3 यूनिट कार्य हो रहा है एक दिन में। तो इसी वजह से तो यहाँ पर मोहन की जो दक्षता है, यानी कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, ये 2 यूनिट काम कर सकता है। लेकिन हमें ये पता लगाना है कि मोहन अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी कि कार्य तो 24 यूनिट ही है, लेकिन मोहन को कितना समय लगेगा इस कार्य को पूरा करने में, अगर मोहन अकेला इस कार्य को पूरा करे। तो आपको पता है कि 24 यूनिट कुल कार्य है और मोहन तो एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर ही देता है। तो 24 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 12 दिन। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि मोहन को कितना समय लगेगा उस कार्य को पूरा करने में, 12 दिन का समय लगेगा। क्योंकि मोहन जो है वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 12 दिन तक अगर कार्य करेगा तो 24 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा और कुल कार्य यहाँ पर कितना है, 24 यूनिट है। तो मोहन को उस कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लगेगा और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 9 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 2,880 रुपये है। समान धनराशि है और 12 वर्ष है, तो किस ब्याज दर से समान ब्याज राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पर प्रश्न में 2 कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन में कहा गया है कि धनराशि निश्चित है, तो यहाँ पर हम मान ही लेते हैं पहले तो धनराशि को, मतलब धनराशि का अर्थ आपको यहाँ पर ये लेना है कि मूलधन क्या है। तो मूलधन हम यहाँ पर मान रहे हैं कि 100 यूनिट है। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि पहली कंडीशन में धनराशि जो थी ना वो तो हमने मान ली 100 यूनिट, लेकिन दर ध्यान दीजिए, दर कितनी है, 8% है, लेकिन वार्षिक दर है। और समय कितना है यहाँ पर, 9 वर्ष का है। और ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 2,880 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमने मूलधन 100 रुपये माना है, लेकिन मूलधन वास्तव में 100 रुपये है नहीं। फिर आगे देखिए, यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये है कि समान धनराशि है, यानी कि दूसरी कंडीशन में भी धनराशि वही है जो पहली कंडीशन में है। तो हमने अगर पहली कंडीशन में मूलधन 100 रुपये माना है तो दूसरी कंडीशन के लिए भी यहाँ पर हमारा मूलधन क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। पर लेकिन दूसरी कंडीशन में समय कितना है, 12 वर्ष का है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि पहली कंडीशन में समय कितना था, 9 वर्ष का था। लेकिन यहाँ पर दूसरी कंडीशन में ब्याज नहीं, ब्याज की जो दर है वो नहीं दी हुई है, जबकि पहली कंडीशन में दर यहाँ पर 8% दी हुई थी। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ब्याज की राशि है ना वो समान है। कितनी है, जैसे कि पहली कंडीशन में 2,880 रुपये है, तो दूसरी कंडीशन में भी यहाँ पर जो ब्याज प्राप्त होगा वो 2,880 रुपये ही प्राप्त होगा। तो अब हम इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से कैसे हल करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। आपको इतना समझ में आ गया कि प्रश्न में 2 कंडीशन दी हुई है, तो दोनों कंडीशन के लिए हम यहाँ पर मूलधन तो मान रहे हैं 100 यूनिट। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पहली कंडीशन से हम ब्याज क्या निकालेंगे। वैसे तो ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से हम प्रश्न को हल करेंगे। आपने यहाँ पर अगर मूलधन 100 रुपये माना है या फिर 100 यूनिट माना है, तो आप यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज बिल्कुल आसान तरीके से निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 1 वर्ष की जो दर है ना वो 8% है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 8 रुपये होगा। अगर मूलधन 100 रुपये हमने माना है तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 8 रुपये। तो यहाँ पर अब वर्ष कितने दिए हुए हैं, 9 वर्ष दिए हुए हैं। और आपको पता है कि ब्याज कौन सा है, ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज है, हर वर्ष के लिए ब्याज समान होगा। 1 वर्ष का ब्याज अगर 8 रुपये है तो 2 वर्ष का हो जाएगा 8 गुणा 2 यानी कि 16 रुपये। इसी तरह से 3 वर्ष का हो जाएगा 8 तिया 24। तो अगर 9 वर्ष का निकालना है तो हम 8 में 9 का गुणा करेंगे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ब्याज कितना, 72 यूनिट। अब आपको ये समझ में आ गया। तो पहली कंडीशन से हमने ब्याज निकाल लिया है और वो कितना आया है, 72 यूनिट आया है।
है। अब दूसरी कंडीशन से हम ब्याज निकालते हैं। वैसे आपको ये पता है कि दूसरे कंडीशन में भी ब्याज की राशि वही है जितनी पहली कंडीशन में है। प्रश्न के अनुसार तो ये 2880 रुपये है, लेकिन जो हमने डाटा माना है यानी कि जैसे कि 100 यूनिट माना है, तो उसके अनुसार ब्याज कितना आया है, 72 रुपये आया है। तो आप ये समझिए कि दूसरी कंडीशन में भी ब्याज कितना होगा, 72 रुपये ही होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें तो क्या ज्ञात करना है कि दूसरी जो कंडीशन है ना उसमें दर कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि दूसरी कंडीशन में धनराशि हमें समान लेनी है जितनी हमने पहली कंडीशन में ली। तो पहली कंडीशन में हमने मूलधन 100 लिया था ना, तो दूसरी कंडीशन के लिए भी मूलधन 100 ही रहेगा। समय देखिए, समय चेंज है, यहाँ पर समय कितना है, 12 वर्ष का है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में दर दी नहीं हुई, दर हमें ज्ञात करनी है। अब आप यहाँ पर जरा सा समझिए कि यहाँ पर हमने 72 कैसे लेकर आए हैं हम। आपने देखा कि यहाँ पर जो ये 8 है ये क्या है, दर है, और 9 क्या है, यहाँ पर समय है। तो 8 का गुणा 9 से करने पर ही तो 72 आया है ना। अब यहाँ पर अगर हमें 72 ही लेकर आना है तो हम 12 में किसका गुणा करें जिससे कि 72 आ जाए। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर हम 6 का गुणा करेंगे ना तो 12 गुणा 6 करने पर 72 आ जाएगा। समझे आप कि यहाँ पर 12 गुणा 6 करने पर 72 आ रहा है ना। तो 12 क्या है, यहाँ पर 12 यहाँ पर हम वर्ष है, और यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा, 6%, यानी कि ये क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। तो प्रश्न में तो यही पूछा गया था ना कि ब्याज की दर क्या होगी, तो यहाँ पर आंसर आ गया है 6%, और ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 35 विद्यार्थियों के लिए 27 दिनों तक भोजन उपलब्ध है। यह भोजन 45 विद्यार्थियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर एक हम फॉर्मूला आपको बताएंगे और उस फॉर्मूले से आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाओगे। तो फॉर्मूला है m1d1 बराबर m2d2। यहाँ पर 1 और 2 का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि प्रश्न में दो कंडीशन दी हुई है, यानी कि दो स्थिति दी हुई है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि पहली कंडीशन यानी कि जो पहली स्थिति है उसमें आप देख सकते हो कि पहली स्थिति ये है कि 35 विद्यार्थियों के लिए 27 दिनों तक भोजन उपलब्ध है, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि यह भोजन 45 विद्यार्थियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर जो m1 हमने लिखा है फॉर्मूले में, इससे तो हमें यहाँ पर ये पता लगेगा कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और डी यानी कि दिनों की संख्या। तो आप देखिए जो पहली कंडीशन है उसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 35, तो m1 के स्थान पर हम 35 लिखेंगे। दिनों की संख्या कितनी है, 27, तो यहाँ पर हम d1 के स्थान पर 27 लिखेंगे, हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए कि यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है उसमें कितना दिया हुआ है, व्यक्तियों की संख्या 45, तो m2 के स्थान पर 45, लेकिन दिनों की संख्या यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है दूसरी कंडीशन के लिए, तो यहाँ पर हम d2 ही लिखेंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं और हम पता लगाते हैं कि दिनों की संख्या कितनी होगी, यानी कि 45 विद्यार्थी अगर इसी भोजन को करेंगे तो फिर वह कितने दिनों तक उनके लिए पर्याप्त होगा। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं और d2 का मान यहाँ से हम निकालते हैं। तो आप यहाँ पर 9 के पहाड़े से इन दोनों संख्याओं को काट सकते हो, तो 9 तिया 27 और 9 पंच 45। 5 के पहाड़े से यहाँ पर 35 को काटा जा सकता है, ये कटेगा 7 बार। तो यहाँ से d2 बराबर क्या आ जाएगा, 7 का गुणा 3 से होगा तो ये आ जाएगा 21 दिन। तो प्रश्न में पूछा गया था कि यह भोजन 45 विद्यार्थियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त होगा, तो यहाँ पर आंसर आया है 21 दिनों के लिए, और ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, किसी हॉस्टल में 400 बच्चों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। 35 दिन बाद 100 और बच्चे आते हैं। खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, यह मानते हुए कि सभी बच्चे समान मात्रा में भोजन करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको बता दिया गया है, m1d1 बराबर m2d2। प्रश्न में दो कंडीशन दी हुई है इसलिए 1 और 2 का यूज़ किया गया है। अब आपको पता है कि m के स्थान पर हमें व्यक्तियों की संख्या रखनी है और डी के स्थान पर दिनों की संख्या। तो पहली कंडीशन में ध्यान दीजिए कि ऐसा दिया हुआ है कि किसी हॉस्टल में 400 बच्चों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन फिर हुआ क्या, 35 दिन बाद 100 और बच्चे आते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि 400 बच्चों ने 35 दिन का भोजन तो खत्म कर ही लिया है। यहाँ पर 60 दिन की खाद्य सामग्री थी ना, लेकिन 35 दिन बाद 100 बच्चे आते हैं तो 35 दिन की खाद्य सामग्री तो खत्म हो चुकी है 400 बच्चों के द्वारा। तो अब कितनी खाद्य सामग्री बची है, खाद्य सामग्री बची है 400 बच्चों की, लेकिन कितने दिन की बची है। आप ध्यान दीजिए कि 60 दिन की सामग्री थी लेकिन 35 दिन
तक तो उन्होंने खाना खा ही लिया, तो अब शेष दिन कितने बचे हैं? 25 दिन बचे हैं। 60 में से 35 घटाया तो 25 दिन। आप इस तरह से समझिए कि अब जो खाद्य सामग्री बची है ना, वो 400 बच्चों की है, लेकिन दिन कितने हैं अब? 25 दिन है। तो आपको इतना समझ आ गया कि पहली कंडीशन में जो अब व्यक्ति है वो कितने हैं? 400 है, और दिनों की संख्या कितनी है? 25 है। हमें यहाँ पर 25 लेना है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दूसरी कंडीशन में बच्चे कितने हो जाएंगे? 35 दिन बाद क्या होता है? 100 और बच्चे आते हैं। तो यही जो 400 बच्चे थे, अब 400 नहीं, 400 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो बच्चों की संख्या 500 हो जाएगी, और हमें ये पता लगाना है कि अब ये जो 500 बच्चे हॉस्टल में हैं, और यही खाद्य सामग्री है, कौन सी खाद्य सामग्री? 400 बच्चों की 25 दिन की जो खाद्य सामग्री है, वो 500 बच्चे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पर M2 के स्थान पर तो हमें 500 लिखना होगा, लेकिन D2 हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना होता है, जो डाटा प्रश्न में दिया होता है उसको इस तरह से लिखना है कि 400 बच्चों की जो 25 दिन की खाद्य सामग्री है, वो 500 बच्चे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको हल कर लेते हैं और D2 की वैल्यू निकालते हैं। D2 यानी कि दिनों की संख्या। तो यहाँ पर हम 400 है, ये 500 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5। 100 के पहाड़े से काटा गया है, 5 के पहाड़े से हम 25 को काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार। तो यहाँ से D2 बराबर क्या आ जाएगा? 4 का गुणा 5 से होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 दिन। यानी कि जो खाद्य सामग्री बची थी ना, जो 400 बच्चों की थी और 25 दिन की खाद्य सामग्री थी, अगर 100 बच्चे और आ जाती है तो कुल मिलाकर बच्चे कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। और वह जो सामग्री 400 बच्चों की 25 दिन की खाद्य सामग्री थी, वो अब 20 दिन में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।